साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी प्रयोगवाद पर। ये दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास प्रयोगवाद पर हो चुकी है, जो विगत 20 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रगतिवाद से, आज उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे है? प्रगतिवादी कविता से, समानांतर कविता से, प्रयोगवादी कविता से, या इनमें से कोई नहीं। किस कविता से संबंध है ये? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी कविता से। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अब ये सुन गुलाब की प्रगतिवादी रचना कुकुर मुक्ता से है। किस रचना से ली गई है? तो कुकुर मुक्ता से। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी है? अड़िमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना। ये सब क्या है? प्रगतिवादी कविताएं हैं। अड़िमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। सैनिक रूप में किसने उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध ने। महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है। हिंदी साहित्य का एक काव्य आंदोलन है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करते हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि भी माने जाते हैं। इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रथम संस्करण में है। किसमें संपादित है? तो तार सप्तक में, तार सप्तक के प्रथम संस्करण में है। किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है ये। काव्य संग्रह कौन कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। अब इनका कहानी संग्रह कौन सा है? काट का सपना। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि काट का सपना किस विधा की है? तो कहानी संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, यह काव्य इनका संग्रह है। सतह से उड़ता आदमी, यह भी इनका कहानी संग्रह है। काट का सपना, सतह से उड़ता आदमी, ये दोनों क्या इनका है? कहानी संग्रह है। उपन्यास कौन सा? महत्वपूर्ण विपात्र किसका उपन्यास है? तो मुक्तिबोध का। इन्होंने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा। किसने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा है? तो मुक्तिबोध ने। अनुभव की कन्या कहा है? तो मुक्तिबोध ने। सर शंकर प्रसाद इन्होंने क्या कहा है? जवाहर जी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। प्रश्न बन सकता है कि गुजरवार जी का अंतिम मुमूर्षु कवि जयशंकर प्रसाद को किसने कहा? तो मुक्तिबोध ने। प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। प्रगतिवाद के कवि कौन नहीं है? नागार्जुन भी प्रगतिवादी कवि हैं, दिनकर भी हैं और मुक्तिबोध भी हैं। ये प्रयोगवादी कवि हैं। अज्ञेय जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। आगे देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? यशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीरा।
लंबी कविता की रचयिता मुक्तिबोध इनकी कौन सी है कविता? तो अंधेरे में। महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राम की शक्ति पूजा, निराला की, पेशोला की प्रतिध्वनि, जयशंकर प्रसाद की असाध्य पीड़ा, आगे की है। चलिए आगे देखते हैं। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनके अन्य काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। क्या इनके है? सब काव्य संग्रह है। ब्रह्म राक्षस महत्वपूर्ण है, आत्मसंवाद भी महत्वपूर्ण है। चंबल की घाटी पूछा जा सकता है किसकी है? तो मुक्तिबोध की। आत्मसंवाद किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। शक्ति, राम की शक्ति निराला जी की है। असाध्य पीड़ा आगे की लंबी कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इनका जन्म ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक के रूप में समादृत रहे। इन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। अस्मिता की खोज की बात किसने उठाई थी? तो मुक्तिबोध जी ने। आगे, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है की रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमेल। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध। देखिए कि प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को पता ही है। भूल गलती कविता के लेख के कवि कौन है? भूल गलती कविता के कवि कौन है? प्रश्न बन सकता है भूल गलती किस विधा की रचना है? तो कविता विधा की है। इसके कवि कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ या मुक्तिबोध। कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध जी हैं। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या धूमेल। मुक्तिबोध ने लिखी है अंधेरे में कविता। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, माथुर या अकेल। कौन है? तो मुक्तिबोध। एक प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कमायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र गजानन माधव मुक्तिबोध। कमायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कमायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध जी ने कमायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी। किस नाम से? कमायनी एक अध्ययन के नाम से पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित, परिवर्तित करके कमायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी के नाम से प्रकाशित करवाया। प्रश्न बन सकता है कि कमायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1961 है। आगे देखते हैं। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई थी। कौन सा? भारत इतिहास और संस्कृति। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में। क्या नहीं? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है पूछा है? तो अंधेरे कविता में नहीं है। मेरे सहचर मित्र इसमें भी है, इस चौड़े ऊंचे टीले में इसमें भी है, मुझे पुकारती हुई। रहस्य पुरुष का बिंब मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई भी क्या है? रहस्य पुरुष का बिंब है। आगे देखते हैं। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। आगे देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस।
चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? एक स्वप्न कथा ये भी है, भूल गलती यह भी है, ब्रह्म राक्षस ये भी, लेकिन जन्मदिन की धूप में यह इसमें संकलित कविता नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित है। प्रश्न बन सकता है कि डूबता चांद कब डूबेगा किसमें संकलित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। पता नहीं किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। मुझे याद आते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन सन 1964 में हुआ था। पूछा जा सकता है कि चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1964 ईस्वी है। जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। जन्मदिन की धूप किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की है, जो अकाल में सारस काव्य संग्रह में संकलित। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्मदिन की धूप किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अकाल में सारस। किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की रचना है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र, जो उनका उपन्यास है। एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृति। कौन सा आंसर है सही? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? इसमें है तो ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री भी महत्वपूर्ण कवि हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वासुदेव सिंह है। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त अवधी बोली में भी किया है। किस भाषा में किया है? तो अवधी बोली में भी किया है। अमोला इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने 2792 छंदों में अवधी भाषा में लिखा है। प्रश्न बन सकता है कि अमोला में कितने छंदों का प्रयोग है? तो 2700 छंदों का प्रयोग किस भाषा में है? तो अवधी में। त्रिलोचन का सोनेट कवि का कवि कहा जाता है। ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, चैती तथा जीने की कला इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। गुलाब और बुलबुल पूछा भी गया है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गुलाब और बुलबुल किस विधा की रचनाएं? तो काव्य इनकी रचनाएं हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, चैती, जीने की कला, यह भी महत्वपूर्ण है, त्रिलोचन शास्त्री की है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। किसकी रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन नंबर डी। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन का काव्य संग्रह है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि तुम्हें सौंपता हूँ किस विधा की रचना है? तो यह काव्य संग्रह है। कविता भी है, ये। इन्हें सोनेट का कवि तथा अवध का किसान भी कहा जाता है, मुक्तिबोध के अनुसार कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि अवध का किसान किसे कहा जाता है? तो त्रिलोचन शास्त्री को। किसने कहा? तो मुक्तिबोध ने कहा था। आगे देखते हैं दूसरा। त्रिलोचन शास्त्री भी महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। काव्य संग्रह धरती, अमोला, जीने की कला, अर्धान, अनकहनी भी कुछ कहनी, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल इत्यादि। क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? कौन कौन सी? अमोला, जीने की कला, अर्धान, अनकहनी भी कुछ कहनी है, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत महत्वपूर्ण है, गुलाब और बुलबुल ये भी महत्वपूर्ण है। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? तो देशकाल। प्रश्न बन सकता है कहानी संग्रह किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह डायरी, रोजनामचा,
रोज नाम सा किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? राधिका रमण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। इनका पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि त्रिलोचन का पूरा नाम प्रमुख हस्ताक्षर किसे माना जाता है? प्रगतिशील काव्यधारा के तो त्रिलोचन शास्त्री को। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह त्रिलोचन में से एक थे। क्या है ये प्रगतिशील त्रयी? प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्प में कौन सा प्रगतिशील त्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो आपको ये सब याद होना चाहिए कि नागार्जुन, शमशेर बहादुर और त्रिलोचन शास्त्री। प्रमुख हस्ताक्षर किसे माना जाता है प्रगतिशील काव्यधारा का? तो त्रिलोचन शास्त्री को। इन्हें हिंदी लघु कविता सोनेट का साधक माना जाता है। किसे? त्रिलोचन को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सुल्तानपुर में। कब हुआ था? तो 1917 में। मृत्यु 9 दिसंबर 1907 को कहाँ हुआ था? तो गाजियाबाद में हुआ था। त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? धरती है। प्रकाशन वर्ष 1945 है। पूछा जा सकता है कि धरती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1945। किसकी रचना है धरती? तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। आपके ताए हुए दिन के लिए 1981 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1981 में। वर्ष 1989 से 90 में इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। सलाका सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो त्रिलोचन शास्त्री को। कब? 1989 से 1990 के बीच में। इसके अलावा शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? तो त्रिलोचन जी को शास्त्री और साहित्य रत्न। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? धरती इनकी प्रथम रचना है। 1945 में गुलाब और बुलबुल 1956 में है। दिगंत 1957 में। शब्द महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि शब्द किसकी रचना है? तो त्रिलोचन जी का है। 1980 में। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी में। अर्धान 1984 ईस्वी में। तुम्हें सौंपता हूँ 1985 ईस्वी में। चैती 1987 ईस्वी में। क्रम से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। धरती 1945 ईस्वी, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी, दिगंत 1957, शब्द 1980, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, चैती 1987। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। क्या है? वासुदेव सिंह। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, राघे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। आगे देखते हैं दूसरा। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या रीति काव्य। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है। उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना जयशंकर प्रसाद की भी है। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित। चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो गद्य पद्य मिश्रित को चंपू काव्य कहते हैं। उर्वशी को गीतिनाट्य भी कहा जाता है। उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, जो गीतिनाट्य है। चलिए आगे बढ़ते। दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं।
दिनकर जी के प्रबंध काव्य देखते हैं। प्रणभंग किसकी रचना है? तो दिनकर जी की किस विधा की रचना है? तो काव्य खंड है। कुरुक्षेत्र उर्वशी यह महाकाव्य है। रश्मिरथी उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को? तो उर्वशी पर। प्रणभंग कैसा काव्य है? तो खंड काव्य है। उर्वशी महाकाव्य है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। कौन सी रचना नहीं है? तो त्रिधारा। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिधारा किसकी रचना है? तो सुभद्रा किसकी रचना है त्रिधारा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947, मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण रचनाएं एक बार और देख लीजिए। बिखरे मोती 1932 की रचना है। कब की रचना बिखरे मोती? 1932 की। उन्मादिनी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की उन्मादिनी रचना है। कब की है? तो 1934 में। सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र इससे मिलती जुलती एक रचना और भी है, किसकी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। कब की? सीधे साधे चित्र 1947 की है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल और मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में और देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया था। आगे देखते हैं। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 25 पैसे का एक डाक टिकट किसके सम्मान में जारी हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। कब हुआ था? 6 अगस्त 1976 को। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे प्रश्न आना ही आना है। इनकी रचनाएं देखते हैं। रेणुका 1935 में है, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946, शामधेनु 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखिए। नीम के पत्ते, दिल्ली, इतिहास के आंसू, ये भी महत्वपूर्ण है। परशुराम की प्रतिज्ञा, ये भी महत्वपूर्ण है। नील कुसुम पूछा जा सकता है। धूप और धुआं, ये भी पूछा जा सकता है। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रश्न बन सकता है कि दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो रेणुका है। उर्वशी का दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है, और ये कथा का 5 अंकों में विभाजन। आगे देखते हैं। 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण से नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जाती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य कौन सा? उर्वशी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, पाथेय, मुकुल, रश्मि रेखा। कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन नंबर ए रसवंती। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
मैथिली षड़गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत, हारे को हरिनाम। ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, दिनकर जी की रचना है, महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का कुरुक्षेत्र एक आधुनिक युग का गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। इसे कहा गया है तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है। क्या है? एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। दिनकर जी की किस रचना में आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है? तो किस रचना में है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न दूसरा देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुख। कौन सी रचना है? तो कुरुक्षेत्र। प्रश्न दूसरा देखते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास, नीरज, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। गीत फरोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली षड़गुप्त, महादेवी वर्मा। किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला या कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह, सर्वप्रथम प्रकाशित जो प्रकाशित हुआ है वह कौन सा काव्य संग्रह है? ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम। सबसे पहले यही प्रकाशित हुआ था इनका काव्य संग्रह नवीन जी का। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका जन्म 1930 में हुआ था, परंतु पहला कविता संग्रह इनका 1936 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम प्रड़यावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। यौवन के पहले उद्दाम प्रड़यावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। किसमें है? कुमकुम में, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बाल शर्मा कृष्ण की प्रथम रचना आवाहन 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न बन सकता है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना कौन सी है? आवाहन कब प्रकाशित हुआ? तो 1918 में। किस पत्रिका में? तो प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आवाहन का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनकी प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। रश्मिरेखा 1951 की रचना है। अपलक 1951 की रचना है। क्वासी इनका काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्वासी कैसी रचना है? तो काव्य संग्रह है। अपलक का प्रकाशन वर्ष 1951 में है। रश्मिरेखा का भी 1951 में है। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक ये प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभाव का संपादन भी
इन्होंने 1921 से 1923 के बीच में किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। नरेंद्र शर्मा का नहीं है तो कर्णफूल भी इनका है, शूलफूल भी इन्हीं का है, प्रवासी के गीत भी इन्हीं का है, अपराजिता इनका नहीं है। कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं इनके विषय में। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचयिता प्रगतिवादी धारा के नरेंद्र शर्मा हैं, जबकि अपराजिता काव्य संग्रह के रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल है। अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री कृत उपन्यास और शिवानीकृत कहानी संग्रह भी है। अपराजिता नाम से 3 रचनाएं हैं। अपराजिता काव्य संग्रह किसका है तो नरेंद्र शर्मा का है। अपराजिता उपन्यास किसका है तो चतुर्सेन शास्त्री का है। अपराजिता कहानी संग्रह किसका है तो शिवानी का है। अच्छे से आप लोग याद करिएगा। अपराजिता कहानी संग्रह किसका है तो शिवानी का है। अपराजिता उपन्यास किसका है तो चतुर्सेन शास्त्री का। अपराजिता काव्य संग्रह किसका है तो नरेंद्र शर्मा का है। आगे देखते हैं। नरेंद्र शर्मा की और भी रचनाएं देख लेते हैं। इनका काव्य संग्रह रक्तचंदन, प्यासा निर्झर। रक्तचंदन भी इनका महत्वपूर्ण, इसको मोस्ट लगा लीजिए, किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा का। कलाश्वन, यह भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी और फूल, द्रौपदी, अग्निशस्य, मनोकामिनी, हंसमाला, सुवर्णा, बहुत रात गए। अग्निशस्य महत्वपूर्ण, अग्नि से पूछा जा सकता है कि अग्निशस्य किसकी रचना है तो नरेंद्र शर्मा की है। मनोकामिनी किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की है। हंसमाला, सुवर्णा, मिट्टी और फूल, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक शंभुनाथ सिंह थे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद अब रहेगा प्रयोगवाद की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।